हिंदी साहित्य की यादगार कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए देश की सुप्रसिद्ध, प्रतिष्ठित एवं सशक्त कथाकारा मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी जलकुंभी। तो शुरू करें कहानी जलकुंभी। प्रणीता की कहानी मैं लिखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे उसकी संपूर्णता में पकड़ पाना, अनंत उदासी के उसके घेरे को बेध पाना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर भी उसकी कहानी मैं लिख रही हूँ, जो महज इस कारण कि कौन जाने किन सहृदय पाठकों के हाथों में पढ़कर ये कहानी उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाने में कामयाब हो जाए। उसकी बेचैनी जिंदगी की तरह सच थी। उससे मिलकर पहली बार ये एहसास हुआ कि सत्य चाहे सुंदर होता हो, पर सत्य को जानना हमेशा सुंदर नहीं होता। वाकया उन दिनों का है जब अपनी यूरोप यात्रा के दौरान नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में 3 दिनों के लिए इंका के घर ठहरी थी। मैं वहीं मिली थी मुझे प्रणीता। 2 दिनों तक इंका मुझे कभी वैन गॉग का आर्ट म्यूजियम, कभी द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए यहूदियों के स्मारक, कभी नेशनल म्यूजियम, तो कभी वहाँ के प्रसिद्ध चर्च घुमाती रही। तीसरे दिन उसने हमें प्रणीता के हवाले कर दिया। आंटी, आज आप मेरी सहेली प्रणीता के साथ घूम लीजिए। अरे नहीं आंटी, उसे भारतीय बहुत पसंद हैं। जान छिड़कती है वो हर आने वाले भारतीय पर। आंटी, आप सोच भी नहीं सकती कि भारत किस कदर उसके भीतर धंसा हुआ है। जानिए कि किसी अदृश्य वाईफाई से उसका सिस्टम हमेशा वहीं से जुड़ा रहता है। शर्त लगा लीजिए, यदि एल्प्स देखते देखते उसके दिमाग में हिमालय न ठकठकाए और एम्स्टल देखते देखते गंगा उसकी आंखों में न लहराए, और तो और हर दीपावली पर वो अपने कमरे में पीतल का छोटा सा दीपक जलाती है, जिसे उसने मुंबई से ही खरीदा था। उसके स्टडी टेबल पर आपको सरस्वती जी की छोटी सी प्रतिमा भी मिल जाएगी। ऐसा क्यों? भारतीयों को तो विदेशियों पर मुग्ध होते देखा था, पर ऐसे विदेशी तो कभी मिले नहीं जो भारतीयों पर या भारत पर इस कदर मुग्ध हों। मैं हैरान थी। ऐसा इसलिए आंटी कि वो आधी हिंदुस्तानी है, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आधी हिंदुस्तानी? मैंने मुस्कुराते हुए सोचा, जरूर उसके माँ बाप में से कोई एक भारतीय मूल का होगा। नाम भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। मध्यम कद, गोरेपन की और उन्मुख गेहुआ रंग, काले बाल, हल्की भूरी आँखें और अजंता एलोरा की मूर्तियों सा उठान, सब कुछ उसके भारतीय होने की गवाही दे रहे थे। पर उसका उच्चारण, सुबहान अल्लाह! वो हिंदी तो क्या, अंग्रेजी भी टूटी फूटी ही बोल पाती थी। उसकी मातृभाषा डच थी। उसे देख मेरी मित्र दिव्या ने आंखें मटकाते हुए चुटकी ली थी। बाप रे, इंडियन हार्डवेयर में यूरोपियन सॉफ्टवेयर, अजीब कॉम्बिनेशन। आज इतना भर याद है कि जब वो मुझे एम्स्टर्डम का लाल बत्ती इलाका घुमा रही थी और जब रात के मादक अंधेरे में उस सभ्यता की एक एक पंखुड़ी खुल रही थी, तो तिलस्मी चकाचौंध के बीच पारदर्शी शीशों के भीतर वासना की लहर सी लपलपाती और तस्वीर सी खड़ी नग्नप्राय उन बार बालाओं को देखकर भी मैं उतना भौचक्का नहीं हुई थी जितनी कि उस रेड लाइट एरिया के बीच शान से इटलाते चर्च को देखकर हुई थी। लाल बत्ती इलाके के बीच खुली हुई सेक्स शॉप तो समझ में आती थी, पर व्याभिचार और मांसलता का अश्लील दरिया जहाँ बह रहा हो, जहाँ मांसलता, कुटिलता और कामुकता बेखौफ टहल रही हो, उनके बीच धर्म और करुणा का प्रतीक चर्च। मैं सचमुच हैरान थी। कामुक मांसलता से हाथ मिलाता धर्म, और ऐसा सिर्फ एम्स्टर्डम में ही संभव था। और ये हैरानी एक तरस और छी में बदल गई जब थोड़ा और आगे जाकर मैंने देखा बच्चों का डे केयर। छी, इतना भी क्या गिरना कि बच्चों तक का लिहाज नहीं। और तब दिव्या ने चुटकी लेते हुए कहा था, ये इसलिए कि रात में पाप करो, वेश्याओं के साथ मज़े लूटो और दिन में पास में ही बने चर्च में जाकर कन्फेस कर दो, हिसाब बराबर। लाल बत्ती इलाका भी खुश और चर्च भी खुश, और देश की भावी पीढ़ी भी इसे देख देख कर संस्कारित होती रहे। किसी बड़ी बूढ़ी की तरह मेरी बड़बड़ाहट अचानक मुखर हो उठी। भारत तो सचमुच बहुत पिछड़ा हुआ है, उसे तो यहाँ तक पहुँचने में सदियों लग जाएंगे। भारत की तो वेश्याएं भी एम्स्टर्डम की लड़कियों से ज़्यादा ढकी रहती हैं। भारत का नाम सुनते ही प्रणीता नाम की वो नन्ही सी गुड़िया अचानक बारूद की पुड़िया बन गई और तेज़ आंच पर चढ़ी हंडिया की तरह खदबदाने लगी। सही कहती हैं आंटी, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा में लीन रहने वाला भारत यौनिक पवित्रता का देश है ना।
इसीलिए वहाँ स्त्रियाँ भी बहुत शरीफ, शर्मीली और ढकी मुंदी होती हैं। हमारी स्त्रियों की तरह उगड़ी नहीं होती, पर उनकी सारी रंगीनियाँ पर्दे के पीछे होती हैं। कुछ इस कदर कि कुछ जिंदगियाँ मिट जाती हैं उन पर्दों को उठाने में ही। बोलते बोलते किसी खास किस्म की बेचैनी से चमकने लगी थी उसकी आंखें और हल्के से कांपने लगे थे उसके होंठ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसे हो क्या गया था। कहीं वो मेंटल तो नहीं। सुना तो था कि वो भारत भक्त है, लेकिन जो दिख रहा था वो नहीं था जो हमने सुना था। बहरहाल, खुशनुमा माहौल बिगड़ न जाए, इस कारण भारत वार्ता को स्थगित कर हम यूरोप में बढ़ते स्मालिक फोबिया पर गर्मा गर्म बहस करने लगे थे। पेड़ पर अटकी पतंग सी फड़फड़ा रही हैं स्मृतियाँ। उसकी वे आँखें, वो अंगार होता चेहरा और उसकी आँखों की बाबी से सरसराते हुए सर्प। आज करीब 2 साल बाद आए इंका के ईमेल से शायद कुछ अनुमान लगा सकूं मैं कि उसकी आँखों की बाबी से वे सर्प क्यों सरसराए थे। इंका ने लिखा है, आंटी, अगले सप्ताह प्रणीता मुंबई पहुंच रही है। वो मुंबई के चर्नी रोड इलाके में स्थित अनाथालय बाल आनंद के बच्चों के साथ कुछ महीने बिताने लगभग हर साल भारत जाती है। यदि संभव हो तो आप उसे हिंदी सिखाने में मदद कर दीजिएगा। क्या बताऊं आंटी, प्रणीता की ज़िंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं है। उसका जन्म नागपुर के किसी सरकारी अस्पताल में हुआ था। उसके जन्म के 10 दिन बाद ही उसकी माँ उसे एक बास्केट में डालकर अस्पताल के ही चाइल्ड केयर हाउस में छोड़ गई थी। उसकी बास्केट में ही उसका जन्म सर्टिफिकेट भी नत्थी किया हुआ था। उसके सर्टिफिकेट में उसका धर्म हिंदू लिखा हुआ था, माँ का नाम सूर्यबाला लिखा हुआ था और पिता का कॉलम खाली था। उसी अस्पताल के कर्मचारियों ने ही उसे नाम दिया था प्रणीता। इसके 6 महीने बाद उसे मुंबई के चर्नी रोड स्थित बाल आनंद में भेज दिया गया, जहाँ से 1.25 साल बाद उसे एम्स्टर्डम के एक फर्नांडिस दंपति ने गोद ले लिया। उन्होंने प्रणीता को बेटी की तरह पाला पोसा। आज भी प्रणीता उन्हीं के साथ रहती है। वो यहाँ के प्राइवेट अस्पताल में सीनियर नर्स है। चींटी की तरह रात दिन खटती है, बूंद बूंद पैसे बचाती है। अपने दूसरे दोस्तों की तरह न उसने माँ बाप का घर छोड़कर अकेला रहना शुरू किया, न बॉयफ्रेंड बनाए, ना ही कहीं दुनिया घूमने निकली। अपनी सारी बचत वो बाल आनंद के बच्चों पर और अपनी माँ को खोजने में लगा रही है। उसकी माँ का नाम भी ऐसा है कि वो महाराष्ट्र की भी हो सकती है और उत्तर भारत में भी कहीं की, पर ज़्यादा संभावना है मराठी होने की, और वो नागपुर के आसपास की थी। इसी कारण वो जब भी भारत जाती है नागपुर से मुंबई के बीच चक्कर काटती रहती है। क्या बताऊँ आंटी, यहाँ हम सारे दोस्त छक कर ज़िंदगी का जाम पी रहे हैं, और एक वो है कि अपनी उस अनदेखी अनजान माँ के पीछे अपनी ज़िंदगी, अपना प्यार, अपना पैसा सब स्वाहा कर रही है। माँ को खोजना है इसलिए पैसे बचाने हैं, इसलिए अपना अलग ठिकाना तक नहीं बनाया है उसने। अभी भी फर्नांडिस दंपति के साथ ही रहती है, जिसके चलते उसका प्रेमी भी उससे किनारा कर चुका है। प्रणीता को कभी लगता है कि वो शायद कुंवारी माँ थी, और भारत में कुंवारी माँ बहुत बड़ा सामाजिक कलंक है, इस कारण उसकी माँ ने उसे फेंक दिया। तो कभी उसे लगता है कि चूंकि वो कन्या थी और शायद उसका परिवार पुत्र चाहता था, इस कारण विवश होकर उसकी माँ को उसे टोकरी में डाल फेंक देना पड़ा। वो इतनी आक्रांत और ऑब्सेस्ड है अपनी माँ से कि जीवन की हर घटना को माँ से जोड़कर देखने की उसकी आदत पड़ चुकी है। एक बार यहाँ के लाल बत्ती इलाके को देखते ही चीख पड़ी थी, कौन जाने मेरी माँ लाल बत्ती इलाके की रंडी ही रही हो। खुद उसको ही नहीं पता हो कि कौन था मेरा बाप। इसलिए मैंने सब कुछ आपको इसलिए बताया है आंटी कि आप उसकी आत्मा में गड़े माँ के नाम के नुकीले कांटे को निकालने में उसकी मदद कर सकें। सप्ताह भर बाद ही हवा के एक बवंडर की तरह प्रणीता मेरे सामने थी। हाय आंटी, और वो मुझसे लिपट गई थी। लिपटा लिपटी की रस्म के बाद एक भरपूर निगाह उस पर डाली। जयपुरी बंदेज की सलवार कुर्ती और कानों में मोती के बुंदे, साथ ही माथे पर लगी लाल बिंदी, जिसने भारतीय दिखने की उसकी रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। पधारो हमारे देश की ही तर्ज पर मैंने आवभगत की। मेरे पुत्र ने आंखें झपका झपका कर खोजी निगाहों से उसे देखा, उसे सुना, फिर कहा, हमारे देश में आपका स्वागत है। प्रणीता के चेहरे पर जैसे राख पुत गई। तरेरती आंखों से उसने बेटे को देखा और अपनी आवाज़ को खींचकर किसी तरह शब्दों को बाहर ढकेला। इट्स माई कंट्री टू। श्योर श्योर, बेटे ने अपनी भूल सुधार ली, पर मैं डर गई, मन ही मन गांठ बांध ली। बहुत सोच समझ कर बोलना होगा इससे, चोट खाए अंग पर हल्की सी छुअन भी जानलेवा हो सकती है।
बात किसी भी विषय पर हो, उसे खींच तान कर माँ से जोड़ने की उसकी आदत पड़ गई थी। माँ शब्द वो उच्चारित भी ऐसे करती जैसे माँ को छू रही हो। मुझे याद है, एन फ्रैंक के घर को घुमाते हुए बात अनायासी हिटलर के व्यक्तित्व और उसके जीवन पर चल पड़ी थी। मैंने कहा कि अपने अंतिम दिनों में सर्वशक्तिमान हिटलर को भी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों पर ही भरोसा रह गया था, अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउनिंग और अपने कुत्ते पर। तभी जैसे शांत सरोवर में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो, प्रणीता एकाएक फूट पड़ी थी, क्योंकि उसके पास माँ नहीं थी। माँ जिंदगी का पहला भरोसा होती है, लेकिन दूसरे क्षण उसकी भाव भंगिमा बदल गई थी। दूसरी सांस में ही उसने अपनी ही बात काट दी थी। थरथराती आवाज़ में बोली, और नहीं भी होती है। वो आतंकित भी करती और भीगी भीगी सहानुभूति भी जगाती थी। वो अंधेरा भी है और उजाला भी है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उससे दुनिया के सारे विषयों पर बात करूंगी, पर उसकी माँ पर कतई नहीं करूंगी। क्या पता कब मुंह से क्या निकल जाए और राख में दबे किसी अंगारे पर पाँव पड़ जाए और वो झुलस जाए। छोटी सी औपचारिक बातों के बाद ही वो अपने एजेंडे पर आ गई थी। कंधे तक लटक आई अपनी कुर्ती को पीछे खींचते हुए उसने कहा, आंटी मुझे हिंदी सिखा देंगी ना? बिना हिंदी मेरा भारत आना सार्थक नहीं हो पाएगा। बाल आनंद के बच्चों से खूब घुल मिल सकूं, इसलिए मेरा हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है आंटी। बोलते बोलते वो कुछ और भी बोलना चाह रही थी, पर सकुचा रही थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रख उसे उकसाया, खुलकर बोलो मुझसे। उसने धीमे से कहा, कई बार आंटी मैं सोचकर भी परेशान हो जाती हूँ कि यदि मेरी माँ मिल भी गई तो मैं उससे बात कैसे करूँगी, मुझे तो हिंदी आती ही नहीं। कहते कहते उम्मीद से भरी आंखें उसने फिर टिका दी मेरे चेहरे पर। मैंने उन आंखों की भाषा को पढ़ने में कोई चूक नहीं की। रोज़मर्रा के कुछ ज़रूरी काम निपटा कर मैं बैठ गई उसके साथ। मैंने भरसक कोशिश की, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि वो र को डा और ता को एकदम नहीं बोल पाती थी। लड़की, रोटी, वो जैसे शब्दों को बोलने में ही उसकी गर्दन की सारी नसें बुरी तरह खिंच जाती थी। राजा बेटा उसके मुंह में पड़ते ही आजा बेटा बन जाता। रोता रहा और भारत मेरा देश की तो उसने वो दुर्गति बनाई कि मेरी हिम्मत ही भाग खड़ी हुई। घंटा बीत चुका था, आंगन से धूप की तितलियां उड़ चुकी थीं और वो अभी तक शुक्रिया, आजा, भाग जा, सो जा, उठ जा, नमस्कार जैसे चंद शब्दों की पूंजी ही बटोर पाई थी। मैं सोचने लगी कि उसे हिंदी सिखाने का कौन सा आसान नुस्खा अपनाऊं कि उसे सचमुच मदद मिल सके, कि तभी उसने अपना लैपटॉप खोल मुझे बाल आनंद की तस्वीरें दिखानी शुरू की। आंटी ये खुशबू है, आदि हेलेन केलर। आदि इसलिए कि ये देख सकती है लेकिन सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन है बहुत तेज। आँख और उंगलियों के इशारे से बोलना सीख गई है। मेरे को देखते ही हाथ हिला हिला कर टॉफ़ी की फरमाइश करती है। मैं अंगूठा हिलाकर मना करती हूँ तो शैतान मेरे बैग की तलाशी लेकर टॉफ़ी निकाल लेती है। देखना आंटी, ये भी एक दिन नाम करेगी। ये मयंक है, महाशैतान। देख नहीं सकता पर इतना चालाक कि मेरे घुसते ही किलकारी मारने लगता है। जाने कैसे इसको पता चल जाता है कि मैं आ गई हूँ। तस्वीर दिखाते दिखाते उसकी आंखों में नमी सी छा गई थी और वो शायद पहली बार हंसी, एक रस भरी हंसी। कुछ पल बीतते न बीतते, आंटी आप नागपुर गई हैं क्या कभी? फिर सवाल की मिसाइल छोड़ दी उसने। नागपुर शब्द चाबुक की तरह पड़ा। जानती थी कि नागपुर उसका नासूर है। अब कहीं बातचीत फिर उसके घाव लगे अंगों को न छू दे। लेकिन प्रणीता नाम की वो युवती तो जैसे उस दिन फेंटा कसकर आई थी, अपना सब कुछ उघाड़ देने को, अपना सब कुछ उड़ेल देने को। प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए डरते डरते आखिर डर की नोक को छू ही लिया मैंने। तुम्हें कब पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस फर्नांडिस तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं? उसके चेहरे के भाव फिर बदले, आंखों में बदली लहराई। अटल बिहारी जी के अंदाज में एक लंबा सा विराम लिया उसने। मैंने सोचा उसे जवाब देने में शायद दिलचस्पी नहीं, इस कारण मैंने बात घुमाते हुए पूछा, चाय पियोगी या कॉफ़ी? मेरी बात का जवाब दिए बिना वो अपनी ही रौ में बहने लगी। आंटी, कुछ चीज़ें खुद ही बोलने लगती हैं। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है आंटी। आप किसी को जड़ सहित उखाड़ कर कहीं और रोप सकते हैं, लेकिन आप किसी के जीन्स तो नहीं बदल सकते हैं ना। मेरे माँ पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन गेहुआ रंग, काले बाल, ठिगना कद, मेरी शक्ल सूरत ही जैसे मेरी असलियत बयां करने लगी थी। मेरे पापा मम्मा एकदम सफ़ेद, लंबे चौड़े और सुनहरे बालों वाले हैं।
5 साल की होते ना होते मुझे स्कूल, प्लेग्राउंड और स्विमिंग क्लासेस में मेरे दोस्त, मेरी टीचर्स तक कई बार पूछ लेती, प्रणीता, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? आर यू फ्रॉम बांग्लादेश? आर यू फ्रॉम इंडिया? मैं तब तक बांग्लादेश का नाम भी नहीं जानती थी। पाकिस्तान का नाम जरूर मैंने सुन रखा था। यानी मुझे लगने लग गया था कि लोग मुझ में दिलचस्पी लेते हैं, मैं कुछ अलग हूँ। पर ये अलग होना इतना पीड़ादायक होगा, ये तब पता चला जब समय मुझे गढ़ रहा था, जब मैं क्लास 7 में थी। आज भी याद कर सकती हूँ शाम को, जब मैं बैडमिंटन क्लास से घर लौट रही थी, तभी मेरी सहेली मारिया ने मुझे बताया कि मैं मिस्टर फर्नांडिस की अडॉप्टेड डॉटर हूँ। वे मेरे असली माँ बाप नहीं हैं। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपना आपा खो बैठी। मैंने दनादन कई घूंसे जड़ दिए उसे, और उस पर भी मुझे चैन नहीं पड़ा तो मैंने धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया उसे। मैं सचमुच उस समय उखड़ चुकी थी। घर आकर मैंने अपने को कमरे में बंद कर लिया। मेरी मम्मा ने जब कई बार पूछा तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने बिसूरते हुए ने बताया और पूछा कि सच्चाई क्या है। पंखहीन पाखी की तरह फड़फड़ा रही थी मेरी जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ। मेरी मम्मा ने तुरंत मेरे पापा को फ़ोन करके घर बुलाया। पापा जल्दी ही घर आ गए थे, हाथ में बड़ा सा केक। आते ही माय स्वीट चाइल्ड कहते हुए मुझे चूम लिया। पापा ने वाया मम्मी वही बताया जो हकीकत थी। पापा बताते जा रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक अल्फाज सुन रही थी। इंच इंच दरक रही थी। लय ताल में बहती ज़िंदगी एकाएक धुआं धुआं हो गई थी। आंटी, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा शायद यही है कि यकायक आपको पता लगे कि आप वो नहीं हैं जो आप हैं, कि आप उस नदी की धार नहीं है जो आपके सामने बह रही है। पतंग उड़ाने की उम्र और ये तूफान। मैं हकीकत को सह भी नहीं पा रही थी और रह भी नहीं पा रही थी। वो सच्चाई नहीं एक खंजर था जो मेरे सीने में गड़ गया था। बस कुछ पल में मेरा सब कुछ बदल गया था, जैसे बाढ़ आई हो और सब कुछ बह गया हो। मेरी सारी मासूमियत, मस्ती, सुकून, अलहड़ता मौत के अंधेरे की तरह ज़िंदगी एकाएक रहस्यमयी हो गई थी। अब किस अधिकार से मैं मम्मा से कोई चीज़ मांग सकूंगी? उन्होंने मुझ पर जो किया वो मेरा नैसर्गिक अधिकार नहीं, बल्कि मुझ पर कृपा थी, दया थी, तरस था। अब मुझे नई निगाह से दुनिया को देखना था, अपनी जड़ों को ढूंढना था। मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हुए, मेरे बचपन की तस्वीरें दिखाते हुए मम्मा और पापा दोनों की आंखें टपटपा गई थीं। बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा था माँ का नाम सूर्यबाला। जैसे खंजर बन मेरे सीने में धंस गया था। आज भी याद है आंटी कि उन दिनों हमारे घर के ड्राइंग रूम की दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी होती थी, टिक टिक करती। और मुझे एकाएक जाने क्या हुआ कि मैंने टेबल पर पड़ा कांच का गिलास उठाया और उस घड़ी पर जोर से दे मारा। सबके प्रति मेरे भीतर एक एकाएक कड़वाहट भर गई थी। तब मेरे पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत अच्छी अच्छी बात मुझसे कही। नो मैटर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वॉट मैटर्स इज वेयर यू रीच। अर्थात क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम कहाँ से आए हो, देखना है कि आप पहुँचते कहाँ हो। मम्मा ने मेरी हालत देखी तो मुझे भींचते हुए कहा, कुछ नहीं बदला है। मैंने बिसूरते हुए कहा, सब कुछ बदल गया है, तुम और भी प्यारी मम्मा हो गई हो। कहते हुए उसने फिर एक थकी हुई गहरी सांस छोड़ी और बोली, कयामत वाली उस रात बिस्तर की ठंडी कब्र में करवटें बदलती रही मैं। भोर होते ही मम्मा ने मेरी सूजी आंखें देखीं तो मुझे नींद की गोली दे सुला दिया। मैंने उसे पानी का गिलास थमाया, पीने की बजाय उस गिलास के पानी को ही घूरती रही देर तक। अब वह पूरी तरह अपने अतीत में धंस चुकी थी। कुछ खामोश पलों के बाद हाथों से ही बालों में कंघी करते हुए उसने कहा, एकाएक सब कुछ बदल गया था आंटी। उगते सूरज के साथ एक सवाल मेरे भीतर उगने लगता, कौन हूँ मैं? जब तक व्यस्त रहती सब कुछ ठीक रहता, जैसे ही खाली होती भीतर घात लगाए बैठी माँ किसी अदृश्य स्कैनर की तरह बीप बीप करने लगती, अपने डरने फैलाने लगती, मोमबत्ती की तरह मुझे कतरा कतरा जलाने लगती। कौन थी वो? कैसी थी? कैसा था उनका जीवन? क्या मेरे बाद भी उनके बच्चे हुए? क्या रही होगी उनकी मजबूरी जो उन्हें मुझे फेंकना पड़ा, वो भी भारत जैसे देश में जहाँ माँ बाप बच्चों के लिए ही जीते और मरते हैं, जहाँ बच्चे माँ के लिए मथुरा वृंदावन होते हैं। जिसने मुझे ये रूप रंग और काया दी, उन्हें देखना चाहती हूँ बस एक बार। आंटी, बहुत सालों तक मैं माँ से इतनी आक्रांत रहती थी कि माँ से संबंधित न कोई पिक्चर देख पाती थी, ना ही कोई कहानी पढ़ पाती थी। रात को नींद उचट जाती
तो बादलों और तारों की छाँव में मैं माँ की शक्ल की कल्पना करती। माँ जब नहीं होती है तो कितनी ज़्यादा होती हैं। मन का बिखर चुकी प्रणीता की घायल आत्मा की मरहम पट्टी करने के उद्देश्य से कहा मैंने, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ से आए हो। भारतीय माइथोलॉजी में भी जब कर्ण के जन्म से संबंधित अटपटे सवाल उठे तो महर्षि वेदव्यास ने दुर्योधन के मुंह से कहलवाया था कि नदियों, वीरों और ऋषियों के उद्गम नहीं देखे जाते। जीवन संयोग का दूसरा नाम है प्रणीता। हमें अपनी इच्छा के बिना ही जीवन में जीने के लिए ढकेल दिया जाता है। क्या ये हमारे हाथ में है कि हम अपने जन्म का समय, परिस्थिति, स्थान या माँ बाप तय करें? इसीलिए अपनी जड़ों को लेकर तुम परेशान मत हो प्रणीता। तुम जलकुंभी की तरह बनो जो जहाँ होती है वहीं अपनी जड़ें फैला लेती है। उसके शब्द लड़खड़ाने लगे, कलेजा जैसे कट कट कर गिरने लगा। कैसे परेशान नहीं रहूं आंटी? माँ दुनिया का सबसे प्यारा और जादू भरा शब्द होता है। कहीं पढ़ा था कि ईश्वर हर कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए उसने माँ को गढ़ा। दुनिया में वास्तविक रिश्ता एक ही होता है, माँ बेटी का। ये रिश्ता, ये सवाल मेरे होने से जुड़ा है। आप इसकी पीड़ा नहीं समझ पाएंगी। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे जन्म की कहानी भी साथ साथ चलती है। मेरी बात से फिर कुछ दरक गया था उसके भीतर। शायद उसके दिमाग की शिराएं अस्त व्यस्त हो गई थीं। शायद एकाएक ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इस कारण वो हाँफने लगी थी। लेकिन हाँफते हाँफते भी उसने कहना जारी रखा। एक बार मेरी मम्मा मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टर ने बस इतना सा पूछा, क्या ये रोग हेरिडिटरी है? याद कीजिए, आपके परिवार में किसी को हुआ है ये रोग? परिवार शब्द मुझे बिच्छू की तरह काटने लगा। किस परिवार की हूँ मैं? कौन है मेरे भाई बहन? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? डॉक्टर मुझसे बार बार पूछ रहे थे और मैं जाने कहाँ खो गई। तब मजबूरन मेरी मम्मा को सब कुछ बताना पड़ा। जब वे बता रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई बेरहमी से मेरे वजूद के एक एक पंख को नोच रहा है। अपने पूर्वजों को जानना जरूरी होता है आंटी, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे वजूद से भी जुड़ा रहता है। इसके बिना ज़िंदगी एक बेबुनियाद इमारत की तरह लगती है। मैं कई बार सोचती हूँ कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, वो वातावरण जिसमें आदमी पलता बढ़ता है या उसके जीन्स जो उसे खून के साथ मिलते हैं। तुम्हारी बात शब्दशः सही है प्रणीता, पर जब जिंदगी की कुछ सच्चाइयों पर अपना बस नहीं चले तो तिल तिल जलने के बजाय अच्छा है कि वे जिस रूप में मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके अशांत चित्त को शांत करने के लिए मैंने ठंडे पानी के छींटे डाले। शायद मेरी बात पसंद नहीं आई उसे, इसलिए मेरी बात को अनसुनी करते हुए घड़ी पर एक नज़र फेंकी उसने और जल्दीबाजी में जूते के तस्मे बांधते हुए बोली, नाउ गो, नेक्स्ट टाइम कम अगेन, शैल रिंग यू बिफोर आई कम। मुझे उसकी हिंदी ही नहीं उसकी अंग्रेजी समझने में भी मगजमारी करनी पड़ती थी। ओके। विदा के क्षणों में मैं उसे तब तक ताकती रही जब तक उसकी आकृति धूमिल होते होते मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। सप्ताह बीता भी ना था, फिर उसका फ़ोन आया। आग्रहपूर्वक कह रही थी वो, आंटी मेरा एक काम करना होगा आपको। नहीं आंटी, मना नहीं कीजिएगा, बस आपको मेरे साथ बाल आनंद चलना होगा। आंटी मुझे कुछ बच्चों से ज़रूरी बातें करनी हैं। गणपति उत्सव के चलते सारा स्टाफ छुट्टियों पर है। मैं बच्चों से ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ये विकलांग नहीं, थोड़े बड़े बच्चे हैं। आपको मेरी मदद करनी होगी जिससे मैं इन बच्चों से अच्छे से बात कर सकूँ। मैं आपको लेने आऊँगी आंटी, बाय। अपने वादे के अनुसार ही वो मुझे लेने भी आ गई थी। आते ही फिर चहकी, नमस्ते आंटी, जल्दी करिए, यहाँ तो बहुत जल्दी 7 बजे ही अंधेरा घिर आता है। वो अब हाय की जगह नमस्ते कहने लगी थी। वे दशहरे के दिन थे, इसलिए लोकल ट्रेन में भीड़ अपेक्षाकृत कम थी। हमें महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में बैठने की जगह मिल गई थी। भीतर एक अलग ही दुनिया थी। खाने के बिस्किट से लेकर साज श्रृंगार के सभी सामान वहाँ बिक रहे थे। बच्चे, लड़कियाँ, औरतें सभी बेचने में मशगूल। किसी के माथे पर सब्जियों की टोकरी तो किसी के हाथों में स्ट्रॉबेरी के पैकेट, किसी के नन्हे हाथों में बिंदी और हेयर क्लिप का पत्ता, तो कोई चूड़ियाँ और नकली गहनों के साथ। कुछ श्रमजीवी औरतें आलती पालती मारकर तो कुछ उकड़ी बैठकर दरवाजे के पास ही डिब्बा निकाल कर खाने लगीं। तो एक मध्यवर्गीय घरेलू टाइप कामकाजी महिला इतनी भीड़ भाड़ में भी क्रोशिये से लेस बुन रही थी। एक औरत इन सबसे निर्लिप्त अपनी पीठ सीट से टिकाए हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी। एक महिला कान का मैल निकालते निकालते दिव्य अनुभूत में लीन हो गई थी। ट्रेन फिर अगले स्टेशन पर रुकी।
एक बुर्काधारी महिला चढ़ी। कुछ उत्सुक नज़रें उठीं उस ओर कि तभी उसने बुर्का उतारा और देखते ही देखते उसके भीतर से जीन्स टॉप में लिपटी एक आधुनिका निकली। उसे देख प्रणीता पहली बार मुस्कुराई। मैं झुमके बेचने वाली एक बच्ची से उलझी हुई थी। मैंने पूछा, क्या नाम है तेरा? उसने फट से जवाब दिया, पिंकी। मैंने पूछा, क्या तू पढ़ती है? उसने जैसे गोली दागी, तेरा भेजा फेरेला है, मैं पढ़ेगी तो भाई को कौन पढ़ाएगा? बातों से पता लगा कि वो और उसकी माँ धंधे से लगी हुई थी। बोरीवली से चर्च गेट तक लोकल में उसका पूरा धंधा फैला हुआ था। मैंने पूछा, कितना कमा लेती हो? उसने माथे पर हाथ पटक कर जवाब दिया, क्या कमाएगी, आधा तो पुलिस वालों को देना पड़ जाता है। इसी बीच अगला स्टेशन आ गया। उसे नए ग्राहकों की ओर बढ़ना था, इसलिए झल्लाती हुई बोली, बुंदा लेना हो तो लो, खाली पीली मेरा टेम खोटी मत करो। पिंकी से बूंदे लेकर मैं प्रणीता को दिखाने लगी तो कयामत ही आ गई थी। हल्की बारिश के बाद ही मुलायम धूप उसके चेहरे पर झिलमिला रही थी, लेकिन वो अपने मोबाइल पर कभी अपनी तस्वीर को देखती तो कभी दरवाजे पर बड़ा पाव खाती महिलाओं को गौर से अपलक देख रही थी। ये क्या प्रणीता, अपनी तस्वीर को क्यों देख रही हो? वो लज्जित हुई, आवाज़ से जैसे लहू टपका। इन सामान बेचने वालियों की उम्र देखिए। जाने क्यों मुझे लगता है कि मेरी माँ शायद इन्हीं सामान बेचने वालियों में से कोई हो। वो धीरे से फुसफुसाई, देखिए ना आंटी, क्या इनमें किसी की शक्ल मिलती है मेरी शक्ल से? धत, ये क्या गधापन है, क्या ऐसे मिलती है माँ? मेरी त्वरित प्रतिक्रिया यही थी, लेकिन उसके चेहरे से बरसते उम्मीद के नूर ने मेरी बोलती बंद कर दी। कचरे से उठकर होश संभालते एक लड़की ने अपनी जन्मदाता के बारे में जानना चाहा था। उसके सवाल की नोक मुझे चुभने लगी। लगा जैसे धरती भी कुछ क्षण के लिए रुक गई अपनी धुरी पर और सोच रही है कि क्या जवाब दे इस दर्द भरे सवाल का। मेरी सांस भारी हो रही थी। पल पल पहाड़, कब खत्म होगा ये दर्दनाक सफ़र? कुछ पल सरके कि तभी उसने मोबाइल पर फिर अपनी ही तस्वीर देखनी शुरू कर दी। मैंने पूछने की धृष्टता कर ही दी आखिरकार, तुम अपनी तस्वीर क्यों देख रही हो बार बार? जवाब और भी विचित्र मिला, मैं कई बार अपना चेहरा ही भूल जाती हूँ। अपने चेहरे को सामने रखकर मैं सामने वाली के चेहरे से अपने चेहरे की रेखाओं को मिलाती रहती हूँ। काश मेरी माँ ने मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अपनी तस्वीर रख दी होती। उसने कांपते होठों से कहा और अजीब निगाहों से मुझे देखा। वहाँ फिर कुछ सांप सरसर आए, क्रोध, विवशता और दुख के सांप। हे भगवान, ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। ये तो माँ से जोंक की तरह चिपक गई है। आड़ी तिरछी जैसी भी हो, उसे बस माँ चाहिए। उन उदार क्षणों में प्रार्थना भी उठी, हे भगवान, इसे इसकी माँ मिल जाए। पर क्या ऐसे माँ मिलती है? उसका दिमाग सचमुच सटक गया था। उन बहके पागल क्षणों ने डर की सलवटें मेरे भीतर डाल दी थीं। एक बार तो मेरे मन में एक कुविचार भी आया कि उसे छोड़कर भाग खड़ी हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने पहले उसे इतने धोखे दे रखे थे कि और धोखे की गुंजाइश अब बची कहाँ थी। लिहाजा मैं उससे चिपकी रही। थोड़ी देर में बांद्रा स्टेशन आया। फिर एक अधेड़, संभ्रांत और समृद्ध महिला चढ़ी। संयोग से वो हमारे सामने की ही सीट पर पसर कर बैठी थी। प्रणीता की संपूर्ण देह जैसे आंखें बन गई थीं। अपलक ताकती रही उसे, फिर मोबाइल पर अपनी ही तस्वीर को देखने लगी। कभी उसको देखती, कभी अपनी तस्वीर को देखती। मेरे भीतर हुक सी उठी, इससे तो माँ की खुजली हो गई है, कैसे रोकूं इसे? कहूँ ऐसा ना करे, पर जो पाई पाई बचाकर 7 समुंदर पार से आई है यहाँ अपनी माँ को खोजने, उसे मैं तो क्या, संसार की कोई भी ताकत रोक सकती है भला? विचारों के सैलाब में बहने लगी मैं। घुटन एकाएक बढ़ गई। प्रणीता और आसपास सबसे अपने को काट कर मैं खिड़की के बाहर बादलों को देखने लगी। मुझे इंका की बात याद आई, जिसने कहा था कि मुंबई आते ही प्रणीता की उम्मीद सब कूल किनारा तोड़कर आगे बढ़ती है। तभी उसकी अधीर और बेचैन सी आवाज़ मुझे फिर टकराई, लेकिन ये भी तो हो सकता है आंटी कि मेरी माँ अविवाहित माँ नहीं, विवाहित माँ रही हो और पुत्र पाने की चाह वाले परिवार के दबाव में ही उन्हें मुझे त्यागना पड़ा हो, और आज उनमें इतनी ताकत आ गई हो कि मुझे सामने देख वो अपनी भूल स्वीकार कर लें। तो तुम एक काम करो, आसमान में सूर्यबाला नाम की एक पट्टी टांग दो। सारे घरों की सूर्यबालाएं बाहर निकल आएंगी, फिर ढूंढ लेना अपनी सूर्यबाला को। आंटी, वो रुआंसी हो गई। एकाएक हम दोनों ही दुखी हो गए, वो माँ के दुख से, मैं उसके दुख से। स्थिति को सामान्य करने के लिए मुझे कुछ अच्छा कहना था। उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा मैंने, फ़र्ज करो तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाए तो तुम क्या करोगी?
क्या एम्स्टर्डम के छुरी कांटे वाले माहौल से अपना खूंटा उखाड़ कर यहाँ चली आओगी? उसकी आंखें एकाएक स्वप्निल हो गईं। झारखंड की माटी जैसे लाल चेहरे पर पल भर के लिए चांदनी छिटक गई, जैसे सचमुच ही उसे अपनी माँ की खबर मिल गई हो। वो अब ख्वाबों और ख्यालों की लहरों पर सवार थी। चलो चले माँ, अपनों से दूर कहीं सपनों के गांव में, जैसा कुछ। मुझे अपनी भूल महसूस हुई, इसलिए गला खंगाल कर दूसरी सांस में मैं कह रही थी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर तुम कब तक अंधेरे में ही छलांग लगाती रहोगी प्रणीता? उस झुलसे हुए अतीत को अपनी पीठ पर लादे रहोगी? नाम, वंश, पैसा, ताकत, रिश्ते, नाते, घर, परिवार सब भ्रम है, असली चीज़ है जीवन। तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूं, या किसी आम भारतीय की तरह पेड़ पर मन्नत का लाल धागा बांध कर लौट जाऊं अपने देश? वो तो जैसे AK-47 लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मछली की आंख से डबडबाती उसकी आंखों का सामना करने के बजाय मैंने आंखें झुका लीं। मेरा सौभाग्य कि उसी समय ट्रेन में हो हल्ला एकाएक बहुत बढ़ गया था, इस कारण बच गई मैं। दादर स्टेशन पर उत्सव का सा माहौल था। कुछ लड़के लड़कियां जो दौड़ती ट्रेन में अपना सामान बेचते हैं, वे देवी दुर्गा की बजाय ट्रेन की पूजा कर रहे थे, क्योंकि जिंदा रहने की जंग में ट्रेन ही उनके साथ थी। प्रणीता तो प्रणीता, मुझे भी अजीब लगा देवी दुर्गा के बजाय ट्रेन की पूजा, लेकिन यथार्थ यही था। चरनी रोड स्टेशन के बाहर कटिंग चाय, वड़ा पाव और रगड़ा पैटी खाते खाते एकाएक उसकी नज़र कचरे के ढेर पर स्याही के धब्बे सी फैली बस्तियों पर पड़ी। उभरी हड्डियों और धंसे पेट वाले मैले कुचैले एनेमिक बच्चे, उन्हें एकटक ताकती रही वो। मैं फिर हैरान, अब फिर किसकी शक्ल से मिला रही है खुद को? आसपास तो कोई अधेड़ महिला भी नहीं थी, पर इस बार वो आसमान से दुख तोड़लाई कातर स्वर में बोली, आंटी, कई बार सोचती हूँ कि अगर मुझे मिस्टर फर्नांडिस अडॉप्ट नहीं कर लेते तो मैं भी शायद ऐसी ज़िंदगी गुजारती, शायद इसी प्रकार गंदगी के ढेर पर सोती जैसे आधा हिंदुस्तान सोता है। तो मानती हो तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं हुई जितनी इन बच्चों के साथ हुई? वो फिर पलट गई। ये कम से कम अपने परिवार, अपने भाई बहन के साथ तो हैं, मेरी तरह बेचैन परिंदे तो नहीं। मुझसे ज़्यादा खुश नसीब हैं ये कि ज़िंदगी में कम से कम इन्हें माँ तो दी है, मुझे तो वो भी नसीब नहीं। बोलते बोलते ओस की बूंदों की तरह चमके उसके आंसू। हम टहलते टहलते समुद्र की तरफ आ गए थे। आधे घंटे का समय था हमारे पास। सामने उफनता विराट समुद्र, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपने हृदय को उड़ेलते हुए कहा मैंने, देखो प्रणीता, इस विराट के सम्मुख क्या है मनुष्य, कितना असहाय, कितना क्षीण। इसलिए जीवन से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, जो मिले उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी खोया पाया के गणित से ऊपर की चीज़ है। पता नहीं उसके कानों तक मेरी बात पहुंची या नहीं, उसने मुझे सुना या नहीं, और सुना भी तो समझा या नहीं, क्योंकि दूसरे क्षण वो फिर दार्शनिकों की तरह कहने लगी, मेरी माँ ने भी देखा होगा इस समुद्र को, माँ की माँ ने भी देखा होगा, शायद मेरी बेटी भी देखे इसे। थोड़ा रुक कर वो फिर शुरू हो गई, एक बात बताइए आंटी, क्या आपकी शक्ल मिलती है आपकी माँ से? मैं समझ गई क्या चल रहा है उसके भीतर। कोई मुकम्मल जवाब उसको दे पाती कि दूसरी सांस में वो फिर कहने लगी, मैं नर्स हूँ आंटी, मैटरनिटी वार्ड में हर दिन मैं बच्चे जनवाती हूँ। ओ आंटी, अद्भुत लगता है जब बच्चा माँ की कोख से धरती पर आता है। मुझे सब कुछ इतना दिव्य, इतना रोमांचक लगता है कि मैं बयां नहीं कर सकती। मैं सोच सोच कर पागल हो जाती हूँ कि ऐसे निष्कलंक ईश्वरीय अंश जैसे बच्चे को कोई कैसे फेंक सकता है। साली, वो मेरी माँ थी या डायन? ब्लडी बास्टर्ड। समूची दुनिया के प्रति कड़वाहट से भर गई थी वो। उफनते दुख, विवशता, बेचैनी, छटपटाहट और आक्रोश के चलते उसके चेहरे की खाल कांपने लगी थी। दिल में उतरी माँ दिल से उतर गई थी। कुछ देर वो अपने से ही लड़ती रही। उसके उफनते दुख को सम पर लाने के लिए मैंने उसे गरम गरम भुट्टा खरीद कर दिया कि उसके आवेग को कुछ विराम मिले। कुछ दाने टूंगे उसने और फिर चालू हो गई जैसे समय कम हो और बातें बहुत ज़्यादा हों। मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ बताया गया है वो झूठ है। मैं क्या करूं आंटी, मैं सच को कैसे जानूं? इसीलिए मैं अपनी माँ की खोज में हूँ। वही मुझे बता सकती है कि सच क्या है, कौन हूँ मैं, किस पेड़ की डाल हूँ मैं। एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक आई उसके चेहरे पर। भावावेग में उसने मेरे हाथों को जकड़ लिया था। उसके गाढ़े होते दुख पर पानी की छींटें मारते हुए कहा मैंने, कुछ सवालों के जवाब जिंदगी ताउम्र नहीं देती है, और कितना भी संभल कर चलो जिंदगी में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है।
तुमसे माँ छूटी, किसी से प्रेमी, किसी से पुत्र, तो किसी से पति तक छूट जाते हैं। इसलिए गंगा कहाँ से निकली इसका हिसाब लगाने के बजाय जीवन की गंगा में बहो, क्योंकि ये प्रवाह ही सच है। खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है एक और रिश्ता, एक ही धरती और यौन में जन्म लेने का रिश्ता। इसलिए अपनी माँ को माफ़ कर दो, उनकी विवशता को हो सके तो समझने का प्रयास करो। माँ बुरी नहीं होती, बुरी होती है खंडित नैतिकता और मर्यादा के चाबुक। इस अमानवीय और क्रूर समय का ये साइड इफ़ेक्ट है जिसने माँ के भीतर बसी माँ को ही कुचल डाला है। वही मेरा अंतिम संवाद था। नहीं जानती कि मैंने ठीक किया या जो कुछ भी हरा भरा बचा था उसके भीतर उसकी भी हत्या कर दी थी। पर मैंने ये जरूर कोशिश की कि अपनी जीवन यात्रा में माँ से संबंधित जितने भी प्रेरक प्रसंग मैंने जाने सुने थे, सब धरती पर गिरे फूल की तरह उठा कर धर दिए उसके आगे, जिससे अपनी माँ को लेकर जो अतिशय भावुकता, आक्रोश या कटुता उसके भीतर है वो रिस जाए। बाल आनंद में बच्चों के बीच वो फिर एकदम सहज, सामान्य और जिंदा दिल हो गई थी। कुछ देर पहले की आकुलता और आवेग सिरे से गायब हो गए थे। जिस प्रकार हर एक बच्चे की समस्या को नोट कर रही थी और जिस प्रकार वो उनके दुख सुख के साथ समरस हो रही थी, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाने भर के लिए कभी मुंह बनाती, कभी गाना गाती, तो कभी जादू करके झोले की तरह जाने क्या क्या कमाल की चीज़ों से उनका दिल बहलाती कि लगा जैसे माँ को खोजते खोजते वो खुद भी माँ बन गई हो। उसके बाद ना वो आई ना ही उसका फ़ोन। घर गृहस्थी के घोरक धंधे में फंसी मैं भी उसे फ़ोन तक नहीं कर पाई, लेकिन बीच बीच में उड़ते बादलों सा उसका ख्याल आता जाता रहा। कई बार अपराध बोध भी होता कि कहीं मैंने उसकी मासूम खोज पर प्रश्न चिन्ह लगाकर कुछ गलत तो नहीं किया। कौन जाने उसकी माँ मिल ही जाए। पूरे 8.25 महीने बाद मिला उसका ईमेल, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। सॉरी आंटी, मुंबई से आते वक्त आपसे ना मिल पाई ना ही फ़ोन कर पाई। दरअसल मैं एक ऐसे हादसे से गुजरी मैं आज तक संभल नहीं पाई हूँ। आज भी आपको लिख रही हूँ तो इसलिए कि आप और सिर्फ आप ही कर सकती हैं मेरी मदद। दरअसल आंटी, जाने क्यों मुझे लगा कि आप नहीं चाहती हैं कि मैं अपनी माँ को खोजने में वक्त जाया करूँ, इसलिए आपको बिना बताए मैं फिर नागपुर चली गई थी। 6 महीने वहाँ के अनाथालय में रही, वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और NGO से संपर्क किया। उनकी मदद से मेरी खोज को जैसे पंख लग गए। मेरे जन्म का रिकॉर्ड कॉरपोरेशन के ऑफिस में दर्ज था। 25 साल के पुराने रिकॉर्ड के सहारे हम एक ठीक ठाक फ्लैट के बाहर खड़े थे। नेम प्लेट पर 2 नाम लिखे थे, उनमें एक नाम था सूर्यबाला। नाम पढ़ते मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई, आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। मेरे साथ की महिला मुझे संभालती रही। हमने कॉल बेल बजाई। एक अधेड़ महिला ने दरवाज़ा खोला। मेरी साथी महिला ने पूछा, आपका नाम सूर्यबाला? कुछ बात करनी है, समय है? हाँ बोला, काय झाला, अर्थात जी कहिए, क्या बात है? आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा आहे। कितने साल का? 20 साल का। तब मेरी साथी महिला ने पूछा उससे, आज से 25 साल पूर्व आपकी नॉलेज में क्या किसी बच्चे को बास्केट में डालकर जनता हॉस्पिटल के चाइल्ड केयर के पीछे फेंका गया था? आप क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, यही वो बच्ची थी। आंटी, ठीक उसी समय मेरे भीतर जोरों से कुछ धड़का। ठीक उसी समय मेरी आंखें उससे मिलीं। मैंने देखा उसकी काया में कंपन हुआ था। कमज़ोर जड़ों वाले पेड़ की तरह वो कांपी। उसकी आंखों में कुछ जला, शायद 25 साल पुराने बदनाम अतीत की यादों का धुआं। 2 मिनट वो कांपती सी खड़ी रही। मेरे भीतर बांसुरी बजने लगी। मुझे लगा मेरी खोज पूरी हुई। अब लहर की तरह वो आगे बढ़ेगी और मुझे गले लगा लेगी। लेकिन वो तो चिकनी मछली की तरह मेरे हाथों से एकदम से फिसल गई। मुझे कुछ क्षणों तक अपलक देखती रही वो। उफ, उसका वो देखना, जैसे अभी अभी उगी थी वे आंखें। उसका सौम्य चेहरा धीरे धीरे उदास, धुंधला और फिर स्याह हुआ। उसकी आंखों में कुछ उगा, शायद डर। उसकी आंखों से कुछ बहा, शायद जल। उसकी सुतवा नाक की झिलमिलाती लौंग को देखते हुए मैं 2 कदम आगे बढ़ने को हुई कि अपना दरवाज़ा थोड़ी तेज़ी से बंद करते हुए, मुंडी हिलाते हुए, भाए भाए शब्दों में बड़बड़ाते हुए कहने लगी वो, मल्ला घाई आहे, खूब काम बाकी आहे, अर्थात मुझे देरी हो रही है, काम पड़ा हुआ है। मैंने दोबारा घंटी बजाई, तिबारा बजाई। वो मुझे आई ग्लास से देखती रही, लेकिन उसने दोबारा दरवाज़ा नहीं खोला तो नहीं ही खोला। उफ आंटी, उन क्षणों मेरे भीतर सब कुछ मर गया। मैं मुर्दा हो गई। हवाएं रुक गईं। सारे रास्ते में बच्ची की तरह रोती रही।
दूसरे दिन दोपहर के सर्पीले सन्नाटे में मैं फिर गई उसी घर में अकेले, ये सोचकर कि शायद अकेले में वो सच बता दे। मैंने घंटी बजाई। मैंने देखा आई ग्लास में फिर काली आंखें उभरी और 2 मिनट बाद घर की मेहरी ने आकर कहा कि सभी दिल्ली चले गए हैं। मैं कुछ पूछती उसके पहले उसने दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। अपनी घायल आत्मा के साथ मैं लौट आई आंटी, पर यह सोच मेरा जीना हराम कर देती है कि यदि वो मेरी माँ नहीं थी तो वो इतनी घबराई क्यों, उसकी काया में कंपन क्यों हुआ, उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ा, सुअर की तरह क्यों बिलबिलाई उसकी ममता। समझ गई मैं उसकी बेटी नहीं, उसकी लज्जा थी। समझ गई महान संस्कृति वाले आपके उजले देश की मैं एक लाडली पुत्री नहीं बल्कि छी हूँ जिससे सब बचना चाहते हैं। नहीं जानती कि आपको ये सब क्यों लिख रही हूँ। काश मैं उससे नहीं मिली होती, लेकिन आज मैं उससे न निकल पा रही हूँ और न ही उगल ही पा रही हूँ। अधपचे अन्न की तरह वो मेरे भीतर हर पल खदबदाती रहती है। एक उम्मीद ने अभी भी दम नहीं तोड़ा है। यदि संभव हो तो मेरे दिए ठिकाने पर आप एक बार मिलें उस महिला से, शायद आप उससे कुछ निकलवा सकें, उसके जीवन के भेदों तक पहुंच पाएं। आपको विश्वास दिलाती हूँ आंटी कि मैं बस सच जानना चाहती हूँ। एक बार मुझे पता चल जाए कि वो मेरी माँ थी या नहीं, फिर मैं अपनी खोज पर विराम लगा दूंगी। मैं पुत्री होने का कोई दावा नहीं करूँगी, मिलूंगी भी नहीं। मैं जान गई हूँ कि भारतीय स्त्री भूख और मौत से भी ज़्यादा इज्जत खोने के डर से डरती है। आप उस महिला को बस इतना मेरी तरफ से कह दें। आपकी प्रणीता। ताजे खून की तरह टप टप टपकती पीड़ा से भरा उसका ईमेल। फिर पशोपेश में डाल दिया प्रणीता ने मुझे। क्या मेरे जाने भर से आ जाएगा सत्य सामने? कौन जाने ये महज प्रणीता का भ्रम हो। यदि मान भी लूँ कि उसका शक सही है तो भी मर्यादा की घेराबंदी में कील दी गई सूर्यबाला के पास क्या इतना खुला आसमान होगा कि वो बाहर निकल सीने से लगा ले अपनी नन्ही गौरैया को। मैं उसे लिखना चाहती हूँ कि जीवन में कुछ खाली जगहें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं भरी जाती, पर मैं ऐसा लिख नहीं पाती हूँ और दिमाग को खुला छोड़ देती हूँ। अभी आप सुन रहे थे मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी जलकुंभी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे नियमित श्रोता हैं या कभी कभार मुझको सुनते हैं या फिर आज पहली बार सुन रहे हैं तो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।